हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, इस चैनल का मेन पर्पस ही है यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन करना। और इसी सीरीज में हम आज से जो है कि मिशन यूपीएससी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज जो है कि आज से कम्प्लीटली उसका एनालिसिस किया जाएगा। प्रत्येक दिन हर सब्जेक्ट का इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस होगा और जितना ज़्यादा आप पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फेथ होगा खुद पर। इसलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है कि पॉलिटी सेक्शन का स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज को देखते हैं क्या सब है इसमें क्वेश्चन है। और आप लोग भी रेडी हो जाइए कॉपी और पेन लेके, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एग्जाम का नहीं है आपका प्रिपरेशन जो कि देखिएगा, सुनिएगा और भूल जाइएगा। इसके लिए पूरा कंसेप्ट का ज़रूरी होता है। इसलिए ये सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं होगा, इसमें जितना भी पॉसिबल डायमेंशन है, जहाँ तक इसका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, वो सभी किया जाएगा इसके माध्यम से, ताकि आपका टॉपिक सब पे भी कमांड होते जाएगा किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें जो है कि चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ऑप्शन है यदि स्वयं प्रत्याशी होता है, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। अगला ऑप्शन है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगला ऑप्शन है यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री कब मतदान करने के पात्र नहीं होगा। तो चलिए अब उसके लिए हम लोग राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो जानते हैं क्या होता है। जैसे कि देखिए, आपको मालूम है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ सांसद के ही एमपी के वोटिंग से ही नहीं होता है। उसके लिए वोटिंग जो होता है वो देखिए एमपी करता है और एमएलए करता है, एमपी और एमएलए करता है। ठीक है, अब एमएलए और एमपी, तो अब आपको पता होगा कि राज्य स्तर पे भी संघीय व्यवस्था की तरह ही प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ विधानसभा यहाँ पे दो तरह का है। पहला इसमें देखिए अपर हाउस को बोलते हैं विधान परिषद एमएलसी, और दूसरा को बोलते हैं एमएलए एमएलए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एमएलसी जो होता है, ये एमएलसी पूरे भारत का जितना भी राज्य है सभी राज्य में इसका प्रावधान नहीं है। एमएलसी का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये पूरे भारत में जो है कि सभी राज्य में इसका स्थापना नहीं हुआ है। तो इसीलिए प्रत्येक विधायक का मत वोट बराबर हो, उसके लिए क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एमएलए को ही काउंट किया गया है, एमएलसी को छोड़ दिया है। एमएलसी जो होता है वह अपर हाउस हुआ और एमएलए जो हुआ वह लोअर हाउस हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कंसेप्ट है। अब देखिए ये तो हो गया
कि पहले वोटिंग देगा कौन, एमपी देगा और एमएलए देगा, एमएलसी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एमएलसी का प्रावधान जो है भारत के सभी राज्यों में नहीं किया गया है, ठीक है, जो कि अपर हाउस होता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास आ गया एमपी और एमएलए। तो इस दोनों में क्या होता है कि दोनों का जो निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, निर्वाचित सदस्य जो है सिर्फ वही वोटिंग कर सकता है, निर्वाचित सदस्य। अब क्यों वो वोटिंग, सिर्फ वही वोटिंग करेगा? देखिए होता है क्या है कि निर्वाचन जो होता है कि राज्य स्तर पर राज्यपाल करता है, और केंद्र में आपको पता है कि राज्यसभा में भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं नामांकन, और राष्ट्रपति महोदय ही राज्यपाल को करते हैं। और राज्यपाल जो होता है राज्य के सभी विधान परिषद और विधानसभा में नामांकन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, वह सब में जो निर्वाचन मेंबर होगा, निर्वाचन मेंबर ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, निर्वाचन मेंबर ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? अब बताइए मुख्यमंत्री कब वो पात्र नहीं होगा कि वो पार्टिसिपेट नहीं करे इसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? जब वह एमएलसी का मेंबर होगा, क्योंकि एमएलसी क्या होता है, वह सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए और क्वेश्चन अपने आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, यहाँ पे आ गया ऑप्शन, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदस्य का सदन का सदस्य हो, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है कि आपका 1993 का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आ गया, आईएएस और आईपीएस अखिल भारतीय सेवा, ये होता है, को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? अब यहाँ कुछ समिति दिया हुआ है, और उस समिति में कौन सा ऐसा समिति है जो कि अखिल भारतीय सेवा मतलब अनुच्छेद 312 को समाप्त करने का अपना रिपोर्ट सबमिट किया गया था। ऑप्शन है ढेबर आयोग, कालेकर आयोग, खेर आयोग, राजमन्नार आयोग। ऐसा करते हैं कि सब आयोग के बारे में अगर जान जाएंगे तो अपने आप मालूम चल जाएगा कौन सा आंसर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो पहला स्टार्टिंग करते हैं ढेबर आयोग। ढेबर आयोग जो था ये 1960 में इसका गठन किया गया था, 1960 में, ठीक है। इसका ध्यान से सुनिएगा, इसका गठन जो था 1960 में किया गया था ढेबर आयोग का। अब बताइए 1960 में कौन थे पीएम? जी हाँ, नेहरू जी, ठीक है। उस टाइम पीएम कौन थे? नेहरू जी थे। अब इसका गठन क्यों किया गया था? बोला गया था देखिए जितना भी अनुसूचित जनजाति का लोग होता है वो इसका चेक करना था कि क्या सभी अनुसूचित जनजाति लोग को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ जो अपर लेवल का है उसी को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ढेबर आयोग का नियुक्ति क्यों हुआ था? अनुसूचित जनजाति के भीतर विकास की असमानता को चेक करने के लिए हुआ था। होता है ना कि हर कास्ट में, जैसे कि यहाँ पे एसटी है तो एसटी में भी कुछ होगा अमीर तो वो और अमीर हो रहा है, वही सिर्फ सब बेनिफिट ले रहा है। कुछ गरीब है तो वो बेनिफिट ही नहीं ले रहा है। तो ये जो असमानता है
उसको चेक करने के लिए कौन सा समिति बना था? ढेबर आयोग। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कालेकर आयोग। कालेकर आयोग जो था कि देखिए, ये पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ठीक है, ओबीसी जो कि संविधान में अनुच्छेद 340 में वर्णन किया गया था, और उसी के चेक करने के लिए किसका स्थापना हुआ था? कालेकर आयोग का। अगला है खेर आयोग। खेर आपको पता ही है, भाषा के आधार पर जब राज्यों का क्या हो रहा था? बंटवारा, तो सबसे पहले बीजी खेर की अध्यक्षता में चेक मतलब एक गठन किया गया था कि क्या ये जो है कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं है। तो वो क्या कर दिया? सीधा सीधा खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग, चलिए इसके बारे में सुनते थोड़ा सा, कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। इसका प्रावधान जो था 1970 में किया गया था। इसका गठन जो है 1970 में किया गया था। अब बताइए उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री? जी हाँ, उस टाइम प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। 1970 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि राजमन्नार आयोग जो है कि केंद्र राज्य से संबंधित विवादों को निपटारा करने के लिए इसका स्थापना किया गया था, जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसका स्थापना करने के लिए केंद्र लेवल को दिया गया था। तो इसमें क्या क्या प्रावधान था? राजमन्नार आयोग तमिलनाडु सरकार की तरफ से पहल किया गया था। ठीक है, और किसके लिए था? मेनली केंद्र राज्य से संबंधित संबंध को सही और उचित ढंग से सुचारू रूप से चलने के लिए। तो इसमें राजमन्नार आयोग कुछ सिफारिश किया। क्या सिफारिश किया था? देखिए समझिएगा, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का सुझाव दिया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का प्रावधान कौन दिया था? राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग मेनली मुख्यतः 3 सिफारिश किया था, जो कि हम लोग सीखते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो पहला क्या था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, दूसरा क्या था कि अवशिष्ट शक्ति जो होता है ना कि अवशिष्ट शक्ति मतलब संविधान के अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन कुछ ऐसा विषय है जो कि ना ही राज्य के पास है और ना ही केंद्र के पास है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवशिष्ट शक्तियाँ। और ये अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? जी हाँ, केंद्र के पास है। ठीक है, जिस तरह से हो गया अंतरिक्ष हो गया, न्यूक्लियर हो गया। ठीक है, इस टाइप का जो शक्ति का प्रयोग होता है वो कौन कर सकता है? केंद्र कर सकता है। ठीक है, तो इसका राजमन्नार आयोग का पहला था अंतर्राज्यीय संबंध से स्थापना करना। दूसरा था कि अवशिष्ट शक्ति को या तो समाप्त कर दो और नहीं तो उसको राज्य को दे दो, या तो समाप्त कर दिया जाए या फिर राज्य को दे दिया जाए। ठीक है, और इसका लास्ट जो था वह था अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा यानी कि अनुच्छेद 312 को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो समझिए राजमन्नार आयोग का 3 सिफारिश था। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा लाया गया था 1970 में, और ये मुख्यतः बोल रहे हैं तो और प्रावधान है, राज्यपाल से संबंधित भी दिया गया था इसके द्वारा। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो हमको जानते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था इसी के अपेक्षा पे, मतलब यही केंद्र को दिया गया था रिपोर्ट। उसके बाद कि अवशिष्ट शक्तियाँ को समाप्त कर दीजिए,
अवशिष्ट शक्ति को समाप्त कर दीजिए या फिर अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास दे दीजिए। और लास्ट क्या था कि अनुच्छेद 312 यानी कि अखिल भारतीय सेवा, जिसको हम बोलते हैं IAS IPS, इस पोस्ट को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? क्या आंसर होगा, राज मन्नार आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे डॉक्टर S राधाकृष्णन और GS पाठक, डॉक्टर S राधाकृष्णन और VV गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायण, BD जत्ती और KR नारायण। क्वेश्चन है, ये सभी आपको पता है कि राष्ट्रपति बने हैं और उपराष्ट्रपति। अब इनका क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व या तो वो राजदूत हो और तथा उच्चायुक्त के पद पर रहें। अब यहाँ पे एक टर्म है कि राजदूत और उच्चायुक्त होता क्या है। राजदूत और उच्चायुक्त होता क्या है, हम बोले आपको हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जो है कि कमांड होगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना कि एक ऑल ओवर कंट्री में एक कॉमनवेल्थ कंट्री का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्री, कॉमन CO कॉमनवेल्थ कंट्री का स्थापना हुआ था कब, 28 अप्रैल 1949। और उस टाइम इसमें सदस्य जो थे वो 53 के आसपास थे, 53। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UK। अब देखिए समझिए क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे है इंडिया, ये हो गया आपका इंडिया। इंडिया भी कॉमनवेल्थ का एक मेंबर है। और एक और हम कंट्री ले लिए, एक और कंट्री ले लिए ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया को नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ समझिए, कह रहा है कि भारत का जो नेतृत्व करेगा दूसरे देश में जाकर, यदि वह देश कॉमनवेल्थ का सदस्य होगा। ठीक है, समझिए, कॉमनवेल्थ का जो सदस्य होगा तब उसको बोलेंगे हाई कमिश्नर, यानी कि उच्चायुक्त। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए भारत का कोई भी व्यक्ति जो भी IAS IPS पास किए हैं और वो चले गए ऑस्ट्रेलिया में भारत का नेतृत्व करने के लिए। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ का मेंबर कंट्री है। इसका मतलब जो यहाँ से जाएंगे वह क्या हो जाएगा, वहाँ के लिए उच्चायुक्त। अब इनकेस दूसरा कोई ऐसा मेंबर बन गए, ऐसा कंट्री के यहाँ चले गए जो कि कॉमनवेल्थ कंट्री का मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो जब उसका मेंबर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बेसडर, इसका मतलब राजदूत। ठीक है, यही होता है। मेरे ख्याल से इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिंपल है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री का जो मेंबर है उसमें अगर भारत का कोई नेतृत्व कर रहा है तो उच्चायुक्त हो जाएगा, और जो उसका मेंबर नहीं है कंट्री का, उस जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सिंपल एम्बेसडर या राजदूत। तो इसका आंसर होगा आपका C, डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायण। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए, पूरा कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बने रहिएगा। तो क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब 4 कथन सही है और 1 कथन गलत है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है कि असत्य नहीं, यहाँ पे सत्य होगा। मिस्टेक है क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा? यहाँ पे 100 होगा, 100। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये क्वेश्चन है, असत्य वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ना तो वित्त आयोग ही संवैधानिक है, निकाय है, और ना योजना आयोग। वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्व दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। अगला ऑप्शन है, कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन है, वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्व की परस्पर अतिव्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो चलिए बोलिए इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो पहले देखिए, इसका ऑप्शन में ही हम लोग जानते हैं क्या क्या है नहीं है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे असत्य नहीं, सत्य है। कौन सा कथन सही है ये भी कह सकते हैं, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें डिस्कस करते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। ना तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है, ये तो गलत आ गया। क्या गलत आया? कि वित्त आयोग, आपको पता है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये क्या चीज़ है? संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब क्या हो गया? ये लाइन यहाँ तक तो सही है, लेकिन ना ही योजना आयोग, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है ना, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है। ये बात सही है कि वित्त आयोग क्या कर सकता है? वो सिर्फ बजट, वित्त मतलब पैसा फाइनेंस से रिलेटेड ही वह काम कर सकता है। यहाँ तक तो एकदम 100% सही है। जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है। इसका मतलब क्या हो गया? योजना आयोग, आपको पता है कि अभी जो वर्तमान में नीति आयोग हो गया है, इसका काम क्या है? हर फील्ड के लिए प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना, चाहे वो वित्त विभाग हो या अन्य क्षेत्र में हो। इसका मतलब ये आपका 100% सही है अभी तक में। ठीक है, अभी तक में ये पूरा 100 सही है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है, ये गलत है। ठीक है, हो सकता है। अगला ऑप्शन है, वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्व की परस्पर अभिव्यक्ति नहीं है, ये भी गलत है।
यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वह है ये। ठीक है, वित्त आयोग सिर्फ अपना पैसा से मतलब रखेगा, लेकिन योजना आयोग सभी क्षेत्र में अपना राय मशवरा प्रधानमंत्री महोदय को करते हैं, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह है जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पर पंजाब को अधिक स्वायत्तता, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, मूल अधिकार की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता, प्रशासनिक सुधार। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्या कि कह रहा है स्वर्ण सिंह समिति, आपको पता है कि वो नीति निर्देशक तत्व जो है कि वो संविधान में उसी के अनुशंसा पे जोड़ा गया था, लेकिन इसका जिस प्रश्न पे विचार किया गया था क्या वो ये है, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप, मतलब जम्मू कश्मीर के अनुरूप ही पंजाब को भी अधिक स्वायत्तता दिया जाए। मतलब वहाँ पे था ना पहले जम्मू कश्मीर में उसका अपना झंडा होगा, अपना संविधान होगा, अब तो ख़त्म हो गया। क्या ऐसा प्रावधान किया गया था, या फिर भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता? जी हाँ, इसका आंसर जो है ना यही होगा कि बोला गया था कि संवैधानिक संसदीय व्यवस्था से बेटर होगा भारत में राष्ट्रपति मूलक शासन का व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? परिसंघ एकत्र नागरिकता, आपको पता है कि अमेरिका में क्या है, एकत्र नागरिकता नहीं है, वहाँ पे स्टेट के लिए अलग लेना पड़ता है और राज्य के लिए अलग लेना पड़ता है। संविधान में 3 सूचियाँ, देखिए ये जो संविधान में 3 सूची है वो सिर्फ भारत में ही ऐसा प्रावधान है, अमेरिका में नहीं है। ठीक है, वहाँ पे पावर का डिवीजन नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायपालिका को द्वैधता, ये भी नहीं है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, फेडरल सिस्टम हम लोग को भारत में पता ना कि वो उच्चतम न्यायालय जो है, तो यह सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय, निखात निधि। तो आपको ये याद करना होगा। ठीक है, और इसका जो आंसर है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन को इसमें भी समझना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन है, स्पीकर के पद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये आपका जो है कि पॉलिटी का क्वेश्चन है और 1993 का क्वेश्चन, 1993 का है। ठीक है, तो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी जगह। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 मास के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को विघटित कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा।
लास्ट ऑप्शन है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन एक एक के बारे में इसका डिस्कस करते हैं, क्या है नहीं है। क्वेश्चन पहले क्या है कि स्पीकर के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कथन सही है। चलिए ऑप्शन पहला है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रिय पद धारण करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही निर्वाचित होता है और उसका संविधान में ये वर्णन किया गया है, इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह धारण नहीं कर सकता है। उसको हटाएगा भी तो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हटाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। अब यहाँ पे यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो। यदि वह सदन का सदस्य ही नहीं होगा तो फिर अध्यक्ष कहाँ से चयनित किया जाएगा? वो कहीं पॉसिबल है? कभी नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। यदि समान अवधि से पूर्व सदन को विघटित कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ये तो सोचने वाली बात है। अगर पद छोड़ देगा तो राजअंतराल कैसे होगा? ये राजअंतराल हो जाएगा। और आपको पता है कि जब तक नया लोकसभा का इलेक्शन नहीं होता तब तक जो पहले का जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन एग्जैक्ट सही है कि यदि उसको त्यागपत्र देना होगा तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके ही दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आता है। ठीक है, ऑप्शन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। उच्च न्यायालय, क्वेश्चन है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ऐसा कौन सा इसमें वर्ग है जो कि दोनों के अंडर में आता है? उच्च न्यायालय के में भी और उच्चतम न्यायालय के अंडर में भी। तो केंद्र और राज्य, आपको मालूम है कि हाई कोर्ट स्टेट तक ही लिमिट है, तो फिर वो केंद्र कहाँ जाएगा? इसलिए ऑप्शन ए फिनिश। देखिए एलिमिनेशन इसी टाइप में किया जाता है, पहले आपको एक एक करके क्वेश्चन पे विचार विमर्श करना होगा, तब आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। राज्यों के परस्पर विवाद, वही रहा, हाई कोर्ट जो है कि सिर्फ एक राज्य का हो सकता है, दूसरे राज्य के बारे में नहीं कुछ कर सकता है वो। ठीक है, तो यह भी खत्म हो गया। मूल अधिकारों का रक्षण, आपको पता है कि मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तो उसका प्रोटेक्शन तो करता ही है, साथ में हाई कोर्ट भी मूल अधिकार का रक्षक होता है। इसका मतलब क्या हो गया? मूल अधिकार जो होता है वह दोनों के अंडर में आएगा। किसमें? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मौलिक अधिकार के रक्षण के से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है कौन है? हाई कोर्ट है। ठीक है, और इसमें देखिए अगला ऑप्शन था कि संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। संविधान का तो रक्षक सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। संविधान से किसी भी तरह का कुछ भी अगर व्याख्या करना होगा तो वह सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। उच्च न्यायालय का इसमें कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे इसका ऑप्शन। दल परिवर्तन विधि, विरोधी विधि किस राज्य में 1979 में ही
अधिनियम बना दिया गया था? केरल, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। चलिए देखिए 1979 में फैक्ट है तो आपको याद करना होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है वो पहले ही कर दिया था। तो अब ये जो है कि दल विरोधी अधिनियम भारत में संविधान में आपको पता है कि 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। बजट निर्माण में सदस्य को कोई अधिकार नहीं होता है, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन होता है भारत को इस संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में वृद्धि करने का अधिकार है। सांसद को भारत राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। सांसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी कर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या, पहले और क्वेश्चन सही समझते हैं। बजट के ऊपर कह रहा है। ठीक है, बजट आखिर बनाता कौन है? सांसद बनाता है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। बजट जो मंत्री होगा, जो सांसद होगा, वही बनाएगा। के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे बजट निर्माण में संसद का कोई अधिकार नहीं होता है, तो फिर बनाएगा कौन? इसका मतलब ये गलत है। नहीं, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही समझिए। बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मतलब इसमें क्या होगा कि 4 ऑप्शन आपका सही दिया है और एक क्वेश्चन जो है कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो गलत दिया हुआ है तो वही आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है कि वो है बजट निर्माण में सांसद को कोई अधिकार नहीं है। अब यहाँ बजट निर्माण में कह रहा है कि सांसद को क्या कोई अधिकार नहीं है? सांसद में देखिए, सांसद में तो सब आता है, मंत्री भी आता है और जो मंत्री नहीं आता वो भी आता है। ठीक है, और ये सरकार के द्वारा सीधा ये सरकार के द्वारा प्रिपेयर होता है बजट, इसलिए संसद का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ये कथन सही है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा है? सांसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में वृद्धि करने का अधिकार है। जी नहीं, ये गलत है। ये आपका आंसर क्या होगा? यही होगा, क्योंकि देखिए आगे कूटनीति वाला प्रश्न है नहीं जो पढ़ेंगे, ये 100% राइट है। ये आपका आंसर गलत है, उसको अधिकार नहीं है जब तक राष्ट्रपति नहीं देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, यह बहुदलीय निकाय था, इनमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा सत्य है, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें कौन सा सत्य है। तो देखिए इसमें सत्य है आपका ये जो है ना कि वयस्क मताधिकार पे नहीं था, क्योंकि इसको सब जगह से अलग अलग क्षेत्र से क्या हो गया था, चुना गया था। ठीक है, और इसमें जो है कि बहुत ही ज़्यादा समिति का गठन किया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, शायद यही तक लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट हो गया सेगमेंट। आज लगभग 12 क्वेश्चन था, 1993 ईस्वी से क्वेश्चन था, ये टोटल आपका 1993 का क्वेश्चन था पॉलिटी सेक्शन का। और इसी तरह से हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा और कुछ अंदाज भी हुआ होगा कि क्या आप समझे नहीं हैं, क्या समझे हैं और नहीं हैं। तो इसको अपने सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो इसका। अब मिशन ये टारगेट जो है यूपीएससी 2021 के लिए ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह से हमारा बीपीएससी के लिए भी सीरीज चल रहा है, उसमें बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस होता है, और उसी तरह अब यूपीएससी का भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।